हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 172 कवर करेंगे, जो कि है हमारा इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट के ही चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारे सेक्शंस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है और आज हम कवर करेंगे सेक्शन 172 काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान से सा टॉपिक है और फटाफट से हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक में कंजूसी ना करें। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें गिवन है सेक्शन 172, जो कि है कि भाई जो नॉन रेजिडेंट है वो शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, तो वहाँ से अगर उसको कोई इनकम होती है तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इसके इस सेक्शन के अंतर्गत। तो वेयर एनी शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, तो यानी कि कोई शिप जो है वो नॉन रेजिडेंट जो है उससे बिलोंग करता है, या वो नॉन रेजिडेंट जो है शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, तो एंड विच इज़ अ ट्रैम्प शिप। तो ट्रैम्प शिप क्या होता है? ट्रैम्प शिप एक टर्म आई है। ट्रैम्प शिप क्या होता है? एक ऐसा शिप विच डज नॉट रन ऑन रेगुलर लाइन्स, ऐसा शिप जो रेगुलर लाइन्स पे रन नहीं करता, एंड डज नॉट एम्प्लॉय एन एजेंट इन इंडिया। और वो जो शिप है वो इंडिया में किसी भी प्रकार का एजेंट जो है वो एम्प्लॉय नहीं करता। वो होता है ट्रैम्प शिप, जिसमें रेगुलर लाइंस में नहीं चलता, यानी कि कभी कभार जो है वो होता है। ठीक है, तो वहाँ से अगर जो है इन्होंने बोला है कि इनकम हो रही है असेसी को, है ना, और साथ में वो शिप जो है वो पैसेंजर्स को भी कैरी करता है, लाइव स्टॉक को भी, मेल और गुड्स जो भी शिप्ड होते हैं एट अ पोर्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी पोर्ट में, तो इट इज़ लाइबल टू असेस्ड एज अंडर। तो वो जो है वो जो इनकम है वो लाइबल होगी किस तरीके से, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमें इनकम को कंप्यूट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, किस तरीके से हम इनकम को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि 7.5% ऑफ अमाउंट पेड और पेएबल, कि जो भी जो है अमाउंट होगी, जो भी रिसिप्ट होंगी, उनका 7.5% यानी कि 7.5% जो है वो लेंगे हम, चाहे वो अमाउंट पेबल इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, टू दी असेसी और टू एनी पर्सन ऑन दिस बिहाफ ऑन अकाउंट ऑफ कैरिज ऑफ पैसेंजर्स और लाइफ स्टॉक, मेल और एनी पोर्ट इन इंडिया। तो अगर इंडिया में वो गुड्स शिप्ड हुए हैं तो जो है उसको हम जो है इनकम मानेंगे, डीम्ड टू बी द इनकम। ठीक है, और उसी का ही हम 7.5% जो है निकालेंगे, यानी कि जो भी वो अमाउंट जितनी भी टोटल रिसीव होगी उसका 7.5% निकालेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगी, और उस इनकम पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब द अमाउंट शेल इंक्लूड द अमाउंट पेड और पेबल बाय वे ऑफ हैंडलिंग चार्ज और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर। तो उसमें वो वाली अमाउंट भी इंक्लूड होगी, लाइक हैंडलिंग चार्ज हो गया किसी, है ना, और कोई दूसरी अमाउंट जो इसी से रिलेटेड हो, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे और उस पर जो है 7.5% उसका निकालेंगे, और वो जो है इनकम होगी, और उस इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर अब आता है बी पॉइंट, जो कि है फाइलिंग द रिटर्न। तो रिटर्न फाइल करने के बारे में क्या बोला है कि बिफोर द डिपार्चर फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया ऑफ सच शिप, मतलब जब वो शिप जो है किसी भी पोर्ट, इंडिया का कोई भी पोर्ट हो, जब उसके डिपार्चर से पहले ही द शिप मास्टर, जो भी शिप मास्टर होगा, शेल प्रिपेयर एंड फर्निश टू द असेसिंग ऑफिसर अ रिटर्न, यानी कि शिप मास्टर को एक रिटर्न जो है वो रिटर्न जो है फाइल करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी जानकारी देनी होगी किसको? असेसिंग ऑफिसर को।
और उस रिटर्न फाइल में क्या लिखा होगा, फुल अमाउंट पेड और पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ द कैरेज ऑफ ऑल पैसेंजर। उसमें क्या क्या लिखा होगा कि जो भी अमाउंट पेड है या पेएबल है, पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर्स उस शिप में थे उसको कैरेज, उनका कैरेज, साथ में लाइव स्टॉक को अगर कैरी किया हुआ है या गुड्स शिप्ड हुए हैं अगर पोर्ट पे, तो उनसे रिलेटेड जो भी अमाउंट है उसका ब्यौरा होगा। और उसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी, असेसिंग ऑफिसर को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, शिप मास्टर को, असेसिंग ऑफिसर को देनी पड़ेगी। सिंस एट द पोर्ट सिंस द लास्ट अराइवल ऑफ द शिप देयर एट, तो मतलब जो है लास्ट अराइवल से पहले पहले तक दे देनी होगी ये जानकारी। अब यहाँ पे बोला है एक बात कि मान लो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फर्निश द रिटर्न बिफोर द डिपार्चर, कि अगर डिपार्चर से पहले पॉसिबल नहीं हो पाया रिटर्न फर्निश करना, और फिर क्या होगा इस कंडीशन में कि वो दे ही नहीं पाया, शिप मास्टर जो है रिटर्न फर्निश कर ही नहीं पाया डिपार्चर से पहले। तो अब इस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ हैव बीन मेड। तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो इस बात की संतुष्टि लेगा कि जो रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न है और साथ में जो टैक्स की पेमेंट है उसको देखेगा, उसके अरेंजमेंट्स को देखेगा, और फिर वो जो है ही मे अलाउ द शिप टू लीव द पोर्ट, और वो इजाज़त दे सकता है कि हाँ भाई कोई नहीं, अरेंजमेंट सारे हो चुके हैं, रिटर्न फाइल के साथ में टैक्स पेमेंट की जो भी अरेंजमेंट है उससे वो सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो वो इजाज़त दे देगा शिप को पोर्ट से जाने की। ठीक है, तो अब द ऑथोराइज्ड पर्सन मस्ट फाइल द रिटर्न विद इन 30 days ऑफ द डिपार्चर ऑफ द शिप। अब मान लो दी तो है नहीं, असेसिंग ऑफिसर को फर्निश तो करी नहीं रिटर्न, लेकिन हाँ असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन दे दी, कहा चलो कोई बात नहीं दे देना। तो अब वो दे देना कितने दिन में दे देना, विद इन 30 days में आपको फर्निश करनी होगी शिप मास्टर को। विद इन 30 days जो है असेसिंग ऑफिसर को ये सारी रिटर्न फाइल जो है वो फर्निश करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अब डिटर्मिनेशन, अब असेसिंग ऑफिसर के पास रिटर्न फाइल हो गई, राइट, अमाउंट पता चल गई असेसिंग ऑफिसर को, और अब टैक्स की डिटर्मिनेशन होगी कि टैक्स कितना बनता है उस पर। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि सब सी पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न, कि भाई रिटर्न की रिसिप्ट आ गई है, अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, शैल असेस द इनकम, इनकम असेस करेगा, भाई कितनी इनकम बनती है, और 7.5% जो कि हमने पढ़ा भी था अभी, और ये भी डिटरमाइन करेगा द सम पेएबल हैज टैक्स देयर ओन एट द रेट, जो भी रेट्स होंगे टैक्स के वो उस पर लगाएगा। ठीक है, जो भी टोटल इनकम बनेगी उस फॉरेन कंपनी की, और वो जो सम है, वो जो अमाउंट है, वो शिप के मास्टर को पे करनी पड़ेगी, जो भी टैक्स की अमाउंट बनेगी। तो फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22 में जो रेट है इनकम टैक्स का और सर्च का चार्ज का और साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, वो क्या है, इनकम टैक्स का रेट है 40%। तो अब जो भी रिसिप्ट होंगी ना, जो भी रिसिप्ट होंगी उसका सबसे पहले 7.5% निकालेंगे, और उस 7.5% क्या है, इनकम है, तो इनकम जितनी भी होगी उसका 40% टैक्स बनेगा। साथ में सरचार्ज कब लगता है, जब इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा पर 10 करोड़ से कम हो, तब 2% का सरचार्ज भी पे करना पड़ता है, और अगर इनकम 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 5% का सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको देना ही देना है, उससे इनकम का कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ एंड एजुकेशन तो देना ही है 4%। तो 40% और 4% तो पक्का देना है, और सरचार्ज हम तब देखेंगे जब 1 करोड़ से ज़्यादा और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आई मीन इनकम जो है अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो हम सरचार्ज की तरफ देखेंगे, अदरवाइज हम सरचार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। अब आता है
नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। तो यहाँ पे बोला गया है नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल बी मेड, यानी कि किसी भी तरीके का असेसमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा 9 महीने के एक्सपायरी डेट के बाद फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश, मतलब 9 months के अंडर जो है वो असेसमेंट हो जाना चाहिए। ओके और इसके बाद जो है नहीं हो सकता, मतलब इन विच द जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फर्निश किया गया था उसके 9 month विद इन 9th month में जो है असेसमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है किसी भी टाइप का ऑर्डर नहीं हो सकता असेसमेंट का। तो अब आता है हमारा कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अब असेसिंग ऑफिसर जो है वो कॉल भी कर सकता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेएबल, कि भाई जब टैक्स को असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन कर रहा है तो इस पर्पस के लिए द असेसिंग ऑफिसर मे कॉल फॉर सच अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट एज ही मे रिक्वायर। तो अब असेसिंग ऑफिसर को किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या किसी अकाउंट्स को उसको चेक करना है तो वो कॉल भी कर सकता है और मंगा सकता है डॉक्यूमेंट्स। किससे? शिप मास्टर से। उसके बाद ई पॉइंट, ग्रांट ऑफ पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ग्रांट ऑफ पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में क्या बोला है कि ए पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट शेल नॉट बी ग्रांटेड टू द शिप। जो पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो शिप को तब तक ग्रांट नहीं किया जाएगा, मतलब तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जो कस्टम के कलेक्टर हैं या फिर जो अदर ऑफिसर हैं वो ये इस बात की परमिशन ना दे दे और या फिर वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ भाई जो है इसकी टैक्स पेमेंट हो चुकी है, अब वो सेटिस्फाई है अगर ऑफिसर तो उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ भाई इसने टैक्स पे नहीं किया, इस शिप का टैक्स पे नहीं हुआ है, तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो दैट द टैक्स पेबल हैज़ बीन, हाँ तो वो ये भी देखेंगे ना हाँ भाई कि टैक्स पे किया भी है या नहीं किया। तो जब टैक्स पे हो जाएगा तो उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम। टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम, इसके बारे में क्या बोला है कि द असेसी कैन क्लेम बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट assessment year that an assessment be made of his total income and the tax payable on the basis thereof be determined in accordance with the other provisions of this act। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टैक्स लगेगा वो टोटल इनकम के बेस पे लगेगा और साथ में ये भी बोला है कि असेसी कैन क्लेम बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कि असेसी जो है वो क्लेम भी कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है? दैट एन असेसमेंट बी मेड ऑफ हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब वो एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के जो अदर प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उसका टैक्स बनता है। तो इन्होंने बोला है कि इस केस में एनी पेमेंट, अगर किसी भी प्रकार की पेमेंट होती है सेक्शन 172 के अंतर्गत तो शैल बी ट्रीटेड एज अ पेमेंट इन एडवांस ऑफ द टैक्स। तो इसको हम एक तरीके से क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये टैक्स की एडवांस पेमेंट है और टैक्स जो है वो लिवाइबल है उस ईयर में, और जो भी डिफरेंस बिटवीन होगा भाई जो भी उसने पे किया और जो भी असेस्ड बनता है तो उसको जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब है सिंपल भाषा में अगर कहें कि हाँ भाई 172 के अंतर्गत जो भी पेमेंट जो है टैक्स पे कर दिया मान लो शिप मास्टर ने, और जब असेसमेंट हुई तो असेसमेंट के दौरान कुछ और अमाउंट निकल करके आई टैक्स की, तो जो भी डिफरेंस होगा, हाँ भाई मान लो कि उसने ज़्यादा पे कर दिया और असेसमेंट के टाइम पता चला थोड़ा कम बनता था, तो जो भी डिफरेंस की अमाउंट होगी वो रिफंड हो जाएगी, रिफंड टू हिम। ठीक है। और जिस तरीके से केस होगा, ठीक है। और मान लो अगर जो है उसने कम दिया था, ठीक है, और असेस करने के बाद ज़्यादा बनी अमाउंट तो उसको भी पे करना पड़ेगा, फिर उसको पे करना पड़ेगा, है ना।
तो दोनों कंडीशन हमें याद रखनी है। आई होप ये सेक्शन 172 बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।